हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो बात करेंगे WPL के बारे में और PSL के बारे में। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे WPL के बारे में, क्योंकि एक बहुत ही बढ़िया मैच आज हुआ है मुंबई इंडियंस वोमेन यूपी वॉरियर्स के बीच, और जिसमें मुंबई इंडियंस ने चौथी लगातार जीत हासिल कर ली है। और एक तरीके से जो डोमिनेंस परफॉर्मेंस है वो लगातार एक तरीके से वो कंटिन्यू करते आए हैं। तो एक और मैच जहाँ पे लगा शायद कि यूपी वॉरियर्स जिस फॉर्म में आए थे शायद वो एक चैलेंज कर सके, लेकिन एक बार फिर से वो एक तरीके से मुंबई के जो स्ट्रॉन्ग टीम के सामने एक तरीके से फीके पड़ गए हैं। तो पहले बैटिंग करते हुए यूपी वॉरियर्स ने अपने जो निर्धारित 20 ओवर थे उसमें उन्होंने 159 किए 6 विकेट के नुकसान पे, और जवाब में मुंबई इंडियंस ने सिर्फ 2 विकेट खोकर अभी ऑलमोस्ट 2.5 ओवर बचे हुए थे, ये मैच उन्होंने जीत लिया है और 8 विकेट से मैच उन्होंने जीत लिया है। तो अगर आप बात करें यूपी वॉरियर्स की तरफ से, जो उनके कप्तान थे अलीशा हिली, उन्होंने 58 किए, लेकिन थोड़ा सा अपने कैरेक्टर से हटके 46 बॉलों में, क्योंकि चैलेंज था मुंबई इंडियंस की बेहतर गेंदबाजी का, तो 126 की उनकी स्ट्राइक रेट थी, जो कि अमूमन उनकी होती नहीं है। उनकी स्ट्राइक रेट हमेशा बेहतर होती है, लेकिन इस मैच में उनकी स्ट्राइक रेट कहीं ना कहीं कम हुई। इसके अलावा देविका वैद्या भी 6 रन बना के आउट हुई। किरण नबगिरे ने 17 रन किए 14 बॉलों में। लेकिन जो अच्छी इनिंग्स आई वो आई तलिया मग्राक से, जिन्होंने 37 बॉलों में 50 किए। बाकी कुछ नीचे से खास कंट्रीब्यूशन थी नहीं, और जिसके चलते एक फाइटिंग टोटल तक ही यूपी वॉरियर्स पहुंच पाई, एक बड़े टोटल तक नहीं। और उसमें आप देखो मुंबई की तरफ से जो उनके स्टार गेंदबाज अब तक ये सीजन की रही है, नॉट जस्ट की मुंबई इंडियंस की तरफ से, बट पांचों टीमों में सबसे बेहतर गेंदबाजी कर रहे हैं वो है शाइका इशाका, लेफ्ट आर्म स्पिनर, जिन्होंने 4 ओवर में 3 आउट किए 33 रन देके। इसके अलावा एमिलिया केयर को भी 2 विकेट मिला और 1 विकेट हाइले मैथ्यूज को मिला। तो एक अच्छे टोटल पे एक तरह से मुंबई ने रोका, और फिर जब रन चेज की बारी आई तो कंफर्टेबली रन चेज किया है। देखिए सर, जो स्टार्टिंग हुई इसमें देखो यास्तिका भटिया ने एक बार फिर से ज़बरदस्त बैटिंग की। उन्होंने 27 बॉलों में 42 रन किए, और हैली मैथ्यूज आज थोड़ा सा मतलब आउट ऑफ टच देखी, सिर्फ 12 रन बना पे 17 बॉलों में। और उनके साथ भी एक फनी इंसिडेंट हुआ कि जब वो बीच में बैटिंग कर रही थी तो एक लेग बिफोर अपील हुआ, जिसमें उनको नॉट आउट दिया गया और मेन अंपायर के द्वारा, जो ऑनफील्ड अंपायर थे, और फिर उसको DRS लिया यूपी वॉरियर्स ने। उसमें आउट आया, लेकिन फिर आप देखो कि उसमें कंक्लूसिव नहीं था, और उसको दोबारा से एक तरीके से रिव्यू, मतलब DRS का एक बार फिर से DRS हुआ, जो कि शायद मुंबई इंडियंस ने लिया था, और उस पर एक तरीके से वो फिर से नॉट आउट आ गया। तो वो जो एक फेज था बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग था, और टेक्नोलॉजी को लेकर था, उस वजह से और भी ज़्यादा उसमें मतलब क्वेश्चन उठेंगे, क्योंकि फर्स्ट टाइम आपने उसको आउट दे दिया कैसे, और फिर आपने उसको नॉट आउट क्यों दिया, तो एक ही बार में क्यों आपने सटीक से एक तरीके से चेक करके एक तरीके से उसका आउटपुट नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं क्वेश्चनेबल होगा, जिस तरह से DRS का इस्तेमाल हुआ और टेक्नोलॉजी ने जिस तरह से काम किया। लेकिन वो ज़्यादा देर तक एक तरीके से वहाँ पे कंटिन्यू नहीं कर पाई और वो आउट हो गए। यास्तिका भाटिया ने हालांकि अच्छी बैटिंग की थी, लेकिन वो भी आउट हो गई। और बीच में जब दोनों आउट हुए तो लगा कि शायद अब थोड़ा सा प्रेशर आएगा, लेकिन उसके बाद जो नेटली सीवर ब्रांट है, जो एक्सपीरियंस बैटर है इंग्लैंड की, वो और साथ ही में मुंबई इंडियंस और इंडियन टीम की कैप्टन हरमनप्रीत कौर बीच में जुड़ी और बढ़िया पार्टनरशिप किया, और फिर विकेट गिरने नहीं दी। हालांकि एक वक्त पे हरमनप्रीत कौर ऑलमोस्ट आउट हो गई थी, क्योंकि लेग स्टंप पे उनको एक तेज बॉल, मतलब बॉल ने विकेट को टच किया था, लेकिन बेल्स नहीं गिरे, जिसके चलते वो आउट नहीं हुई। और उसके बाद तो उन्होंने एक तरीके से लगातार अच्छे शॉट खेल के मैच फिनिश ही कर दिया। नेट सीवर ब्रांट ने 45 नॉट आउट किया, और हरमनप्रीत कौर सबसे बेहतर बैटर निकली, जिन्होंने 33 बॉल में 53 नॉट आउट किए। और इनके तरफ से आप देखो कि एक तो राजेश्वरी गायकवाड़ को विकेट मिला 1 विकेट, और 1 विकेट उनको मिला सोफी क्रिस्टन को। लेकिन एक बार फिर से आप देखोगे कि मुंबई इंडियंस की जो टॉप ऑर्डर की बैटिंग है, ऑलमोस्ट यही 4 ने रन बनाए हैं। हरमनप्रीत कौर तो सीधे सीधे 2 मैचेस से याद आते हैं। इसके अलावा नेटली स्कीवर ब्रांट ने भी ऑलमोस्ट हर मैच में कंट्रीब्यूट किया है। हेली मैथ्यूज का 1 या 2 मैच याद आ रहा है, और आस्तिका ने भी पहले मैच को छोड़ दे बाकी तीनों मैचेस में उन्होंने अच्छे बैटिंग किया है, अच्छे स्टार्ट्स दिया है एक तरीके से। तो इस जीत के साथ मुंबई इंडियंस टॉप पे बरकरार है, और 4 में से 4 जीत के 8 अंकों के साथ एकदम टॉप पे एक तरीके से अपने आप को सेटल कर रही हैं। और जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि ऑलमोस्ट लग रहा है कि ये वो टीम है जो डायरेक्ट एंट्री लेगी फाइनल में।
और दूसरी जो चीज़ ये है कि दिल्ली कैपिटल्स और फिर यूपी वॉरियर्स जो अभी चौथे मैच में उनको दूसरी हार मिल गई है। एक मैच वो हार गए थे और इसके बाद अभी एक मैच हारे हैं, 2 मैच बीच में वो जीते भी हैं। तो ओवरऑल अभी बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं यूपी वॉरियर्स को थोड़ा और बेहतर करना होगा अगर उनको तीसरे या दूसरे नंबर पर रहना है, क्योंकि उनसे खराब तो गुजरात और आरसीबी कर रही है। लेकिन अभी क्या है कि 20 का फेज है ऑलमोस्ट, तो अभी वो मोमेंटम लूज नहीं कर सकते। तो देखना पड़ेगा आगे चलते हुए यूपी किस तरह से बेहतर करती है, क्योंकि मुंबई और दिल्ली का ऑलमोस्ट लग रहा है कि ये 2 टीमें आगे एक तरीके से एंट्री करेंगी। लेकिन यूपी इस हार के साथ थोड़ा सा भी पीछे हो गई है, लेकिन होपफुली वो कंटिन्यू करेंगे। जो कल मैच होना है अगेन वो एक तरीके से सेकेंड साइकिल स्टार्ट होगा राउंड रॉबिन स्टेज में ही, क्योंकि दिल्ली और बैंगलोर एक बार फिर से भिड़ेंगे। पहले मैच में दिल्ली ने बैंगलोर को हरा दिया था इजीली, तो इस राउंड में बैंगलोर की कोशिश होगी कि कम से कम यहाँ से वो जीत की एक तरीके से गाड़ी स्टार्ट करे और बाकी जो 4 मैचेस है वो जीत के थोड़ा सा इस लीग को और रोमांचक बनाए। तो दूसरी तरफ दिल्ली की यही कोशिश होगी, जो मोमेंटम उन्होंने अभी तक बरकरार रखा है उसको बरकरार रखे और आगे जीत के साथ कंटिन्यू करें। तो क्या ये WPL के बारे में बात होगी। इसके बाद अब देखो आज 2 PSL के मैचेस थे और आज लीग स्टेज खत्म हो गया है और हमें 4 जो कि प्लेऑफ की टीमें मिल चुकी हैं। सबसे ऊपर लाहौर कलंदर से, फिर मुल्तान सुल्तान, तीसरे नंबर पे इस्लामाबाद यूनाइटेड और फिर आपको पेशावर ज़ल्मी दिखेंगे। तो जो मैच हुआ दिन में आज वो था पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद के बीच मैच था, जिसमें ऑब्वियसली बाबर आजम नहीं खेल रहे थे। तो पेशावर ने बैटिंग करते हुए पहले 20 ओवर में 179 रन किए 8 विकेट के नुकसान पे। और उनके तरफ से आप देखो कि जो बढ़िया बैटिंग की वो थे मतलब मोहम्मद हैरिस ने ज़बरदस्त पारी खेली थी। केवल 39 बॉल में 79 किए थे, क्योंकि बाबर आजम नहीं खेल रहे थे। तो शाइम अयूब के साथ मोहम्मद हैरिस ने ओपन किया। अयूब जो कि वो 0 पे आउट हो गया, लेकिन हैरिस ने ज़बरदस्त पारी खेली। इसके अलावा बानुका राजपक्षे को भी जगह मिली थी आज, उन्होंने 25 में 41 बढ़िया पारी खेली। इसके अलावा आज के जो कप्तान थे कोहल कैडमोर, उन्होंने 12 रन किए 5 बॉलों में और हसीबुल्ला खान ने भी 10 रन किए। तो एक ही जो इनिंग्स थी आई थिंक मोहम्मद हारिस की, उसी के चलते एक अच्छे टोटल तक पेशावर ज़ल्मी पहुंच पाई। और जवाब में आप देखो 13 रनों से मैच हार गई इस्लामाबाद यूनाइटेड, 166 रन नहीं बना पाए और उनके तरफ से कोई खास बड़ी पारी नहीं आई, लेकिन छोटे छोटे स्टार्ट सभी को मिले। लेकिन इनके तरफ से भी जो ओपनर थे हसन नवाज वो 0 पे आउट हुए, लेकिन दूसरे ओपनर अलेक्स सेल्स वो 15 रन बना पाए। फिर मकसूद जो की है वो 15 रन, फिर कॉलिन मोन्रो 15, गुरबाज जो ओपन करते हैं नॉर्मली वो नीचे आए थे मिडिल ऑर्डर में, उन्होंने 33 किए। शादाब खान कैप्टन उन्होंने 25 किए, आसिफ अली 5 और फ़हीम अशरफ नीचे से ज़बरदस्त इन्होंने कोशिश की। और पिछले भी कुछ 1-2 मैचेस में जिताए हुए हैं, लेकिन इस बार वो फेल हो गए। 13 में 38 उन्होंने की कोशिश बढ़िया की। और नीचे से मोहम्मद वसीम जूनियर ने भी 11 बॉलों में 14 रन किए। तो ऐसे में आप देखो 13 रन शॉर्ट रह गए। शायद टॉप ऑर्डर से अगर थोड़ा और बेहतर कंट्रीब्यूशन हुआ होता ये मैच जो कि इस्लामाबाद जीत जाते, लेकिन खैर दोनों टीमें क्वालिफाई कर चुके थे ऑलरेडी। तो जीत और मतलब यही था कि हाँ अगर यहाँ पे इस्लामाबाद जीतते तो शायद वो टॉप 2 फिनिश कर पाते, लेकिन यहाँ पे उनको बॉटम 2 में फिनिश करना पड़ा है, जिसके चलते उनको एलिमिनेटर अब खेलना पड़ेगा। तो इन्हीं 2 टीमों के बीच एलिमिनेटर मैच भी खेला जाएगा। इसके बाद आप देखो कि जो बॉलिंग हुई इनके तरफ से, अब दोनों टीमों की तरफ से भी आप देखो तो जब गेंदबाजी कर रहे थे इस्लामाबाद यूनाइटेड तो हसन अली ने 3 आउट किए थे, बाकी शादाब खान कैप्टन ने 2 आउट किए थे और एक विकेट फजल हक फारूकी, फ़हीम अशरफ और मोहम्मद वसीम जूनियर को भी मिला था। और जब पेशावर बॉलिंग करने आए तो वहाँ पे देखो जो उनके गेंदबाज थे शुफियान मुकीम, उनको 3 विकेट मिला और खुरम शहजाद को भी 3 विकेट, बाकी जेम्स निशम और अमीर जमाल को भी 2-2 विकेट मिले। तो ये कंप्लीट मैच जो मतलब स्कोर कार्ड था वो दिन के मैच का था। इसके बाद रात को जो आखिरी लीग मैच खेला गया वो था बॉटम में सबसे नीचे जो टीम थी कराची किंग्स और सबसे ऊपर जो टीम थी वो लाहौर कलंदर्स के बीच। और देखो मतलब लीग मतलब फ्रेंचाइजी लीगों का यही एक तरीके से ब्यूटी होता है कि मतलब किसी भी दिन किसी भी टीम से किसी भी टीम हार सकती है। तो मतलब कौन से दिन पे भी आप देखो कि लाहौर कलंदर्स कहाँ टेबल टॉपर से, जो कराची किंग्स नीचे है, लेकिन इस मैच में
कराची किंग्स ने 86 रन से लाहौर कलंदर्स को हराया है। तो मतलब जो सबसे नीची टीम है, नंबर 6 की टीम है, उसने नंबर 1 टीम को हराया है। लेकिन इस मैच का वैल्यू कुछ नहीं है क्योंकि ऑलरेडी कराची किंग्स बाहर हो चुका है और लाहौर कलंदर्स ऊपर पहुंच चुके हैं, ऑलरेडी वो टॉप पे फिनिश कर चुके हैं। लेकिन आई थिंक ये जो एक तरीके से हार है वो शायद मोमेंटम भी तोड़ सकता है लाहौर के लिए। लेकिन आई थिंक जैसा कहा कि यही जो लीग्स क्रिकेट है उसकी ब्यूटी है, क्योंकि शायद वो जो फेज था जिसमें मैच इंपॉर्टेंट मैचेस थे वहाँ पे लाहौर कलंदर्स ने बेटर गेम दिखाया और कराची किंग्स जो कि वहाँ पे फेल हो गए, और यहाँ पे शायद जो डेड रवर था उसमें कराची किंग्स ने स्टेप अप किया है। तो 196 बनाए 7 विकेट पे कराची ने, और जवाब में सिर्फ 110 रन पे ही एक तरह से ऑल आउट हो गए हैं लाहौर कलंदर्स। कराची की तरफ से अगर बैटिंग वाइज देखें तो हैदर अली एक और प्रॉमिसिंग यंगस्टर, लेकिन वो अभी तक अपना नाम बना नहीं पाए हैं, सिर्फ 8 रन बना के वो आउट हो गए। ये जो एक और बैटर है उनके, मोहम्मद अकलक करके, उन्होंने 51 के 36 बॉलों में, अगर थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन गलत हो रहा हो तो माफ़ कीजिएगा। बाकी तैयाब ताहिर 40 रन, बाकी इमाद वसीम जो कि इन्फॉर्म रहे हैं कराची के लिए, उन्होंने 45 किए। बेन कटिंग फाइनली चले हैं 14 में 33, और एक और उनके जो बैटर थे जेम्स फुलर, वो नीचे से 5 बॉलों में 10 रन। तो इस तरह से एक बहुत अच्छे टोटल तक कराची पहुंच गए। और जवाब में अब देखो इनके जो गेंदबाज थे लाहौर कलंदर्स की तरफ से, तलत ने 2 विकेट, जमान खान और हारिस बाकी दोनों ने भी 2-2 विकेट लिए, और 1 विकेट दिलबर हुसैन को मिला। जब रन चेस की बारी आई तो लाहौर कलंदर्स फेल हो गए। इनके तरफ से भी देखिए कुछ बड़ी पारी नहीं आई। सबसे जो हाईएस्ट थे वो था तलत के तरफ से, जिन्होंने 25 में 25 किए। इसके अलावा सेकंड हाईएस्ट हारिस रऊफ का था जिन्होंने 18 रन किए हैं। बाकी फ़कर जमान ऊपर से 13, और कामरान गुलाम और सैम बिलिंग्स ने भी 11-11 रन किए। तो किसी ने भी जो स्टार्ट मिला उसको बड़ी पारी में कन्वर्ट नहीं किया, और जिसके चलते मैच जो कि वो बुरी तरीके से हार गए। और कराची किंग्स की बात करें तो 5 गेंदबाज का यूटिलाइजेशन हुआ था, सभी ने विकेट लिया है। इमाद वसीम, अकीब जावेद और मोहम्मद उमर और इमरान ताहिर जो वेटरन स्पिनर है, उन्होंने सभी ने 2-2 विकेट आउट किए, और जेम्स फुलर को 1 विकेट मिला। तो ओवरऑल ये देखो आखिरी लीग स्टेज का मैच था। और इसके बाद आप पॉइंट्स टेबल अगर आप गौर करोगे तो सबसे ऊपर अभी भी लाहौर कलंदर्स बने हुए हैं, और 10 में से 7 जीत के साथ 14 पॉइंट पे। और सेकंड स्थान पे आप देखो मुल्तान सुल्तान है, क्योंकि उनके पास 12 पॉइंट है, लेकिन बेहतर रन रेट है इस्लामाबाद यूनाइटेड से। उसी वजह से कह रहा था अगर इस्लामाबाद आज जीत जाते तो वो टॉप 2 फिनिश करते, और टॉप 2 में फिनिश करने का आपको नतीजा पता है कि आपको एक एक्स्ट्रा मौका मिलता है फाइनल में एंटर करने का, जो कि शायद अब इस्लामाबाद के पास नहीं होगा। तो उनको खेलना है पेशावर ज़ल्मी से, जो कि 10 पॉइंट के साथ क्वालिफाई कर रहे हैं 10 मैचेस में से। ये 2 एलिमिनेटर खेले हुए इस्लामाबाद और पेशावर ज़ल्मी जो आज भिड़े थे। बाकी 2 टीमें कराची किंग्स और क्वेटा ग्लैडिएटर्स, ये दोनों बाहर हो चुके हैं। इस जीत के बाद कराची को सिर्फ एक फ़ायदा हुआ है कि वो सेकेंड लास्ट फिनिश किए हैं। तो आखिरी स्थान पे क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने फिनिश किया है। दोनों के 6-6 पॉइंट है, लेकिन कराची का थोड़ा सा बेटर नेट रन रेट है उसके चलते। तो खैर अब उसका जो नॉकआउट स्टेज आप देखो वो भी जल्द से जल्द स्टार्ट हो जाएगा। बुधवार को 15 मार्च को फर्स्ट क्वालिफायर होना है लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान के बीच। फिर थर्सडे को 16 मार्च को इस्लामाबाद और पेशावर ज़ल्मी के बीच एलिमिनेटर होगा। जैसा कि रूल आपको पता है कि जो भी क्वालिफायर में जीतेगा वो डायरेक्ट एंट्री लेगा फाइनल में, लेकिन जो क्वालिफायर में हारेगा उसको खेलना होगा एलिमिनेटर के विनर से। और फिर आप देखो कि वो जो सेकंड एलिमिनेटर होगा, हाँ जी, एलिमिनेटर 2 होगा, उसमें जो भी जीतेगा वो फिर खेलेगा क्वालिफायर 1 के विजेता से इन फाइनल में, जो कि संडे को 19 मार्च को होना है। तो खैर ये पीएसएल के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन था आपको दे दिया। और आखिर में एक जो मैच जो मैं पिछले वीडियोस में ही बता रहा था कि एक ऐतिहासिक T20 श्रृंखला जो कि वो बांग्लादेश ने जीत लिया इंग्लैंड के खिलाफ अपने घर पे। ओडीआई श्रृंखला वो हार गए थे, लेकिन ये फर्स्ट टाइम कोई T20 बायलैटरल सीरीज वो इंग्लैंड के साथ खेल रहे थे, और इसमें लगातार दूसरा मैच उन्होंने इंग्लैंड को हराया, और इंग्लैंड डिफेंडिंग चैंपियंस है T20 वर्ल्ड कप का जो इस साल हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, वो जीते हुए हैं। तो उनको बुरी तरीके से हराया है। इंग्लैंड ने सिर्फ 117 रन किए 20 ओवर में, तो मतलब स्कोर कार्ड बताने लायक नहीं होगा कि किसने रन किए हैं। और जवाब में आप देखो इन्होंने ऑलमोस्ट
7 बॉल रहते हुए इन्होंने मैच जीत लिया है। 4 विकेट अभी हाथ में थे। अच्छी बॉलिंग परफॉर्मेंस दोनों टीमों से थी, लेकिन बांग्लादेश थोड़ा बेहतर बैटिंग कर गए जिसके चलते वो मैच जीते हैं। इंग्लैंड की तरफ से अगर बैटिंग वाइज देखें तो कुछ खास परफॉर्मेंस थी नहीं। बेन डकेट 28 रन हाईएस्ट थे और सेकंड हाईएस्ट फिल सॉल्ट जो कि 25 पे। और एक जो चीज़ सरप्राइजिंग लगा कि जॉस बटलर 4 नंबर पर बैटिंग करने आए, जबकि नॉर्मल उनका पोजीशन ओपन करना होता है। बाकी कुछ खास परफॉर्मेंस था नहीं। और इनके तरफ से अगर देखें, बांग्लादेश की तरफ से काफ़ी सारे गेंदबाज वगैरह ने इस्तेमाल किया। ऑलमोस्ट 8 बॉलर यूज़ कर लिए हैं, जिसमें मेहदी हसन मिराज सबसे बढ़िया गेंदबाज निकले। 4 ओवर में 12 रन देके 4 आउट किए हैं। इसके अलावा हसन महमूद, साकिब और मुस्तफिजुर को एक एक विकेट मिला। और जब रन चेस की बारी आई उसमें देखो कि बांग्लादेश के 6 आउट हुए, लेकिन शंटो ने 46 किए 47 बॉलों में। स्ट्राइक रेट कम था, लेकिन स्कोर भी वो कम चेस कर रहे थे। उसके अलावा मेहदी हसन मिराज ने भी 20 किए। तो इनके चलते ये मैच जो कि है वो बांग्लादेश ने जीत लिया इजीली। इंग्लैंड की तरफ से जोफ्रा आर्चर ने बढ़िया स्पेल डाला। 4 ओवर में 13 रन देके 3 विकेट लिए। तो इंग्लैंड इससे तो शायद उतना खुश नहीं होगा क्योंकि वो सीरीज हार चुके हैं, लेकिन मुंबई इंडियंस ज़रूर खुश होगी क्योंकि उनके 2 प्रमुख गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और अभी जाय रिचर्डसन भी इंजर्ड हो गए, इसके चलते वो बाहर हो चुके हैं आईपीएल से। एक तरीके से जोफ्रा आर्चर का फॉर्म में होना कहीं ना कहीं मुंबई इंडियंस के लिए बड़ा पॉजिटिव होगा। बाकी 1 विकेट सैम करन को मिला और मोइन अली को भी मिला, और रेहान अहमद जो उनके यंग गेंदबाज है उनको भी 1 विकेट मिला। तो अभी इसका जो आखिरी मैच है वो भी अभी खेला जाना बाकी है, जो कि होना है अगला जो आप मैच देखोगे 14 मार्च को। लेकिन अब ये डेड रबर होगा तो इंग्लैंड कोशिश करेगा कि एक कंसोलेशन जीत यहाँ पे दर्ज किया जाए। तो खैर ये कुछ आज की खबरें थी। तो लेकिन आज के दिन भर का जो सबसे बड़ा खबर था वो था यही था कि विराट कोहली का टेस्ट शतक 28वां आया है, ओवरऑल 75 शतक। और सबसे बड़ी चीज़ जो टेस्ट फॉर्मेट में वाइट कपड़े और रेड बॉल में 3 साल बाद ऑलमोस्ट उनका टेस्ट शतक आया है, जो कि समाप्त करता है एक बहुत अच्छे दिन का। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको, आशा करता हूँ अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों तक शेयर कीजिए ताकि वो भी इसको सब्सक्राइब कर ले। और कोई कमेंट देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। और कल का जो मैच होगा, कल के दिन इम्पोर्टेंट दिन है इंडिया के लिए, जो दोनों ही टेस्ट मैचेस चल रहे हैं, चाहे वो न्यूजीलैंड श्रीलंका वाला हो या फिर खुद का जो ऑस्ट्रेलिया के साथ चल रहा है। दोनों मैचेस कल एक तरह से खत्म होंगे, तो होपफुली दोनों रिजल्ट के साथ हम जुड़ेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।